बजट 2026 पेश कर दिया गया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां कंसेक्यूटिव बजट था। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पीएचडी चेंबर की टीम मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर रंजीत, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। सर, ये जो बजट जिस बैकड्रॉप में आया है, काफ़ी वॉलेटाइल और बहुत ही अनिश्चित दौर रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मजबूती रही है, अपना एक मोमेंटम रहा है। ये बजट अब 2026 में इस मोमेंटम को कैसे आगे ले जा सकता है? आपकी जो अपेक्षाएं थी उसके बीच में आप आज के इस बजट को कैसे रीड करते हैं? देखिए, जो बजट है गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर मैसेज है। गवर्नमेंट फोकस्ड है ग्रोथ पे। इस पूरे बजट का जो सेंटर पिलर है, अगर आप देखें, वो ग्रोथ है, क्योंकि इसको अलाइन किया गया है विकसित भारत बाय 2047। अगर आप ओवरऑल देखें, गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है कैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और थर्ड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आए, और और दूसरा उसको फोकस जो मेन इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है कि कैसे फिस्कल प्रूडेंस को बिना डिस्टर्ब किए हम जो है ये सारी चीज़ें, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो, और गवर्नमेंट ने जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उस पे फोकस किया है। ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी गई है। इसमें एक शॉर्ट टर्म गेन की कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन्स की बात है पूरे बजट में। ओवरऑल मैं समझता हूँ पूरी इकोनॉमी में एक इकोसिस्टम ऐसे तैयार किया गया है। यही एक कारण है कि हमने देखा कि लास्ट जो 7-8 महीने में जो टैरिफ का एक दौर चला है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, तो इंडिया जो कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही रिजिलियंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, और गवर्नमेंट ने उसी चीज़ पर फोकस करते हुए इन्फ्लेशन को इतने ऐसे अनिश्चितताओं के बीच भी आप देखें हमारा इन्फ्लेशन बिल्कुल मेंटेन्ड है। एट द सेम टाइम इंडिया इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी रही है। ये कारण है इनका कि स्टडी गवर्नमेंट, प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज एंड मोमेंटम इन एग्जीक्यूशन। राइट, ये बात आपने बजट विश लिस्ट में रखी थी, तो उसी को आगे बढ़ा दिया। ये पार्लियामेंट जी के पास चलते हैं, देन विल कम टू यू। मैम, ये डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पर आप कैसे देखते हैं? लास्ट टाइम मिडिल क्लास की नज़रें थी और हमने देखा कि उनको एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में सपोर्ट भी किया गया था। तो आप आज के बजट को किस तरह से रीड करते हैं डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पर? तो सौरभ, जो हमें लास्ट ईयर मिला था और फिर अब ड्यूरिंग द ईयर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस करे, बत्रा जी बात करेंगे GST 2.0 की, उससे आप देखते हैं कि अब हम एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी बन गए हैं, जिसमें हमारी जो इंटरनल कंज्यूमर डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। सो नाउ वी हैव बिकम अ मोर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी दैन वी वर। सो मिडिल क्लास को तो फ़ायदा बहुत सारी चीज़ों से मिला ही है। और अब डायरेक्ट टैक्स में आई थिंक जो गवर्नमेंट का व्यू है ऑफ सिटीजन फर्स्ट, टैक्स सर्टेनिटी, ट्रस्ट फर्स्ट एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक दोज पिलर्स टुगेदर वो बहुत हेल्प करती हैं। आप देखिए, अब जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आई हैं कि अगर आपको लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको AO पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अप्रूवल आपको मिलेगा। सेफ हार्बर्स 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक बढ़ा दिए गए हैं। टैक्स हॉलीडेज हैव कम बैक, गिफ्ट सिटी में टैक्स हॉलीडेज हैं। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ट्रस्टिंग इट्स सिटीजन्स टू डू compliance and to do right by the country and by its countrymen. Right. So I think that the direct tax is a aid in helping all the sectors come together, and the direct tax collections have also increased. Our tax base has widened. The biggest problem that हमारी इकोनॉमी में जो अभी तक थी कि बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए टैक्स दे रहे थे, बट आप देखिए पिछले सालों में टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस के जरिए हमने अपना टैक्स बेस कितना बढ़ा लिया। सो वो टैक्स बेस जो और बढ़ेगा ड्यू टू हायर कंप्लायंस। आप देखिए वो डिस्क्लोजर स्कीम ला रहे हैं ऑन फॉरेन एसेट्स, कितनी घबराहट थी इस इकोनॉमी में ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, ब्लैक मनी, PMLA एक्सेट्रा, वो सारी अब एक विंडो खुल गई है। अगर आपने फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया या फॉरेन इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो है। दीज आर ऑल ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स। सो विद टेक्नोलॉजी, टैक्स सर्टेनिटी, आई थिंक द बजट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. Like sir said, it is a structural budget and it's taking all the reforms that have been done in the last 9 years forward in the same step. सर, we'll come to you, but उससे पहले डॉक्टर रंजीत, अगर हम देखें बजट से पहले भी तो
जीएसटी रिफॉर्म्स हुए फेस्टिव टाइम में, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आया, उसमें कई तरह के फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स भी हैं, तो प्रयास हो रहे हैं। और ये जो बजट क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक क्या विजन उस तरह से दिखा रहा है। और क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा 7 सेक्टर्स पर बड़ा फोकस की बात कही गई है, तो ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से फिर जॉब क्रिएशन साथ में लिंक्ड है, और इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की बैकबोन है और इसके साथ हमारे कई सारे एसएमईज, लाखों की संख्या में एसएमईज जुड़े हुए हैं। और हमें जब विकसित भारत की बात करते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अगर इकॉनमी बनानी है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है और उसका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी हमारा बढ़ना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग से जॉब क्रिएट होते हैं। जब जॉब क्रिएट होंगे तो क्योंकि हमारे पास जो है आज इंडिया के हम लोग इंडिया में जो हमारा देश है वो वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है, तो हमें लोगों के लिए जॉब चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर उसमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, और भी सेक्टर हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग से कई सारे जॉब क्रिएट होते हैं। और दूसरा क्या है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, जो हम आज वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, हमारे जो इतने सारे एफटीएज हो रहे हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो नए हमारे उद्यमी इसमें आ रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट में कैसे अपने आप को प्रोडक्ट्स को भेजें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसमें कहा है कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और दाम भी कम होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे कम कीमत पे हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकें। और उसके लिए आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और किसी भी ग्रोथ स्टोरी में टेक्नोलॉजी जो है उसका डेफिनेटली एक मेन पिलर है। और उसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप नहीं ले सकते, इसीलिए इस पे फोकस इतना है। हम देख रहे हैं एआई पे, डेटा सेंटर्स की बात है तो नए दौर की तैयारी हो रही है। सर आप हमें बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स पे हमने देखा जब फेस्टिव सीजन चल रहा था ये इतनी तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो जीएसटी ने एक तरह से कंजम्पशन बूस्टर का काम किया। अभी आज भी हमने देखा कस्टम्स में रिलैक्सेशन की गई है कुछ ड्यूटीज़ में, ताकि हमारी जो मेक इन इंडिया, जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूती मिल सके। इसको आप किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? आप अगर इस सरकार को देखें, ये मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप काम कर रही है। इनकम टैक्स में नया एक्ट आ गया, जीएसटी में आप खुद कह रहे हैं कि 2.0 आया सितंबर में, बहुत सारी चीज़ों के 340 चीज़ों के रेट कम कर दिए गए। एक कस्टम एक ऐसा एरिया बचा था और एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। और जो यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया उसके लिए एसईजेड को वन टाइम स्कीम भी दी गई है कि आप उसमें डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कम रेट पे बेच सकते हैं। सो दिस गवर्नमेंट इज वेरी रिस्पॉन्सिव टू द गवर्नमेंट सजेशन। कमिंग टू द जीएसटी, वट एवर हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल, everything has been implemented. Now the liquidity will go in the hands of the exporter because the refunds are there. Now that refund has been made applicable to inverted duty structure also, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी हो गया। फिर लिटिगेशन को कम करने के लिए पोस्ट सेल डिस्काउंट जितनी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो देती हैं, उसमें अमेंडमेंट ले आए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहा जो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन फॉलो करते थे, फॉर एग्जांपल टूर ऑपरेटर्स हैं या मार्केटिंग एजेंट है, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन चेंज करके अब उनकी सर्विसेज सब एक्सपोर्ट क्वालिफाई करेंगी। एक तो टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा उनको रिफंड मिलेगा आईटीसी से। सो ये दो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बूस्ट दिया गया। सो वट एवर वॉज एक्सपेक्टेड दे हैव डन इट। राइट सर, आप हमें बता सकें, बीएफएसआई फिनटेक और हम स्पेस में देख रहे हैं काफ़ी एक्शन है, और जो एमएसएमईज़ हैं उनके लिए फॉर्मल फाइनेंसिंग एक बड़ा गैप रहता है। तो आज जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? एमएसएमईज़ के लिए एक अलग से 10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड की भी बात हो रही है, तो ये इक्विटी के कल्चर को भी आप एमएसएमईज़ में किस तरह से रीड करते हैं बजट को? ये बहुत पॉजिटिव है। आप देखिए, बैंक क्रेडिट ग्रोथ मुझे याद नहीं, बहुत समय बाद 14.5% पे आई है पूरे सिस्टम लेवल पे। एनपीएस लोएस्ट है। तो इस बजट के नहीं, गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है क्लीन अप को लेके। पीएसयू बैंक्स में कंसोलिडेशन हुआ है, एफडीआई लिमिट बढ़ाने की बात चल रही है। इनफैक्ट बजट में एक कमेटी बनाई है विकसित भारत की 2047 में, बैंकिंग कमेटी। बिल्कुल। स्टेट पीएसयूज जो हैं उनमें रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पीएफसी है, आरईसी है, कि जो न्यू एनर्जी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे किया जाए। तो मैसिव ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज है बैंकिंग बीएफएसआई में, और उसका बेनिफिट जब इकोनॉमी का सीधा बैकबोन होता है बैंक्स। आप देखिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई है। इस इन्वायरमेंट में जब एफपीआईज ने पैसा काफ़ी निकाला है, हमको $10 बिलियन के ऊपर का एफडीआई आया है, चाहे वो एमिरेट्स बैंक हो, एमयूएफजी हो, जापानीज़ बैंक हो, आरबीएल में, फेडरल बैंक में, श्रीराम फाइनेंस में, येस बैंक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर अब जो है गवर्नमेंट चाहती है हमारा भी एक बैंक, बड़ा बैंक, ग्लोबल बैंक में आए। क्योंकि अगर आप ये जो कमेटी जिस तरह से फॉर्म की गई और उसकी बात हो रही है विकसित भारत से कनेक्ट करने की, तो आने वाले दिनों में हम इस स्पेस में हलचल देख सकते हैं।
100% और रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। मैं FDI इंक्रीज PSU बैंक में भी हो सकता है, अलाउ की जाए, ये बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। कंसोलिडेशन हो ही रहा है। मैंने बहुत समय बाद SBI और HDFC के NPS को सेम देखा है। मुझे याद नहीं 10-15 साल में ऐसा कभी हुआ हो। तो क्रेडिट क्वालिटी बढ़ी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज है, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है और इस बजट ने उसको और मोमेंटम दिया। राइट सर। डॉक्टर साहब, आपसे चलते हुए हम एक कमेंट लेना चाहेंगे MSMEs पर। MSMEs गवर्नमेंट के फोकस एरिया में है। इस बजट में भी MSMEs को फ्यूचर रेडी करने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे बोला CPSEs उसी पर आए ट्रांजैक्शन के लिए, और वहाँ से कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक तरह से बेंचमार्किंग हो सकती है। और ये ट्रेड्स बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्टिव रहा है ये डिलीट पेमेंट्स के फ्रंट पर। ये MSME पर जो थ्रस्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी रहने वाले हैं जैसे हम बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, MSMEs हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मोर देन 70 मिलियन MSMEs आर देयर इन आवर कंट्री। स्पेशली जो SME ग्रोथ फंड की इस्टेब्लिश किया है इस बजट में 10,000 करोड़ का, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने SMEs को कॉम्पिटिटिव बना सकें, कैसे उनके अंदर एफिशिएंसी लाएं उनके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, और कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें जिससे कि ग्लोबल वैल्यू चेन में उनको भी अपना उनको कनेक्ट कर सकें। तो ये इसका फोकस है। और दूसरी जो आपने बात कही, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, क्योंकि हम MSMEs की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस, और फाइनेंस दैट टू अफोर्डेबल फाइनेंस और ईजीली जो मिल जाए। तो उसके लिए जो ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है, उसमें CPSEs को भी इस बार बोल दिया है कि CPSEs इतना करीब 20-25% जो SME से खरीदते हैं वो CPSEs खरीदते हैं, उनको उतना खरीदना ही खरीदना है। तो उसमें क्या होगा, लार्ज कॉर्पोरेट तो ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए थे 500 करोड़ से ऊपर वाले। तो अब जो है CPSEs को भी जो लॉ है, एज पर लॉ 45 डेज के अंदर SMEs की पेमेंट करनी है। तो इससे क्या हुआ, उनका जो लिक्विडिटी क्रंच जो उनका रहता है, क्योंकि पेमेंट साइकिल नॉर्मली पहले 90 दिन का ऐसे रहता था, तो इसमें 45 डेज के अंदर ही हो जाएगा। उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें जो है अपने लोन को कम करने में, और जो NPAs नहीं होंगे, क्योंकि अगर पेमेंट फंस जाती है तो NPA होने का बहुत संभावना रहती है, कि बिकॉज 90 डेज का उसमें कैप है। हालांकि हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि उसको 90 डेज़ की जगह 180 डेज़ कर दिया जाए, क्योंकि साइकिल ही वो करीब 90 डेज़ का आता है। तो बट ये भी जो ट्रेड प्लेटफॉर्म में ये जो CPSEs को इंक्लूड किया है, और इसमें एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह से होगा, तो मैं समझता हूँ कई हद तक ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है SME ग्रोथ फंड, और इससे ये लगता है कि सरकार की MSMEs के लिए कितना ज़्यादा फोकस है इनका, और क्योंकि उसके बिना हम विकसित भारत बन नहीं सकते। क्योंकि जब हमारा देश का छोटा उद्यमी, क्योंकि आज जो छोटा है वो कल के दिन एस्पिरेशन रखता है कि बड़ा बने, तो जब देश ग्रोथ करेगा, जब पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली वो लोग ग्रोथ करेंगे। उसके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म विजन की बात है। ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रंजीत। थैंक यू पल्लवी जी, आपका भी आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।